हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय बलों की बढ़ेगी ताकत। सरकार ने दी 70,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे अपना भारतीय रक्षा बल और मजबूत होगा। दोस्तों, समुद्री हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइलें 70,000 करोड़ से खरीदे जाएंगे। सारी जानकारी विशेष तौर पर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ बताएंगे जहाँ कंगाल पाकिस्तान अब भी अकड़ में दिखा रहा है अपने आप को। आईएमएफ की शर्त पर कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं करूंगा। बताएंगे दोस्तों क्या है इसके मायने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां नरेंद्र मोदी जी है नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार। बताएंगे किसने ये बड़ी बात कही है। और लंदन वाली स्पीच पर रार जारी। राहुल गांधी के बाद भाजपा की बारी, खूब जमकर बोला हमला। और बताएंगे कैसे राहुल गांधी को खुद कांग्रेसियों ने कराया चुप। एक बार फिर राहुल ने कर दी बहुत बड़ी गलती। दोस्तों, साथ ही बताएंगे कैसे मोदी सरकार ने दी है सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी खुशखबरी। अब हर महीने इस तरीके से मिल पाएंगे 70,000 रुपए। दोस्तों, बताएंगे क्या है वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का समर्थन करते हैं, मानते कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारतीय बलों की बढ़ेगी ताकत। सरकार ने दी 70,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्तावों को, जहां इतने हजार करोड़ से खरीदे जाएंगे समुद्री हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइलें। बता दें मेक इन इंडिया के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ बल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए 60 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर समुद्री खरीदने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदों को मंजूरी दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मरीन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 एटैक्स होवित्जर, भारतीय तटरक्षक के लिए 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। जी हां, अब ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से ये बड़ा कदम उठा रहे हैं अपने भारतीय सेनाओं के लिए और मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और भारतीय रक्षा बल को और मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मोदी जी के इस कार्य क्षमता और उनके इस कार्य प्रणाली का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा, ताकि आपकी दुआएं उन्हें लगे और वो लंबे समय तक देश की सेवा कर सकें। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां कंगाल पाकिस्तान अब भी अकड़ में। आईएमएफ की शर्त पर बोला न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं करूंगा। बता दें पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, मगर उसकी अकड़ अब भी बाकी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि आईएमएफ से रुके हुए कर्ज को वापस लेने के लिए हम अपने परमाणु कार्यक्रम से कोई समझौता नहीं करेंगे। दरअसल पाकिस्तान इस समय जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आप सभी जानते होंगे। जो नए हैं दोस्तों चैनल पर उनको बता दें कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। इस संकट से उबरने के लिए अब पाकिस्तान के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज ही उसकी मदद कर सकता है। 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ के बीच अब तक बात नहीं बन सकी है। आईएमएफ ने कई शर्तें लगाई हैं, इनमें से एक परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्त भी है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए परमाणु कार्यक्रमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्ज ना मिलने पर रोना रोते हुए आईएमएफ पर ही बात डाल दी। डार ने कहा कि आईएमएफ के साथ समझौते में देरी होने की बड़ी वजह पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आईएमएफ के साथ जो भी समझौता होगा उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बहरहाल ये तो थी दोस्तों पाकिस्तान की अकड़ ना कम होते हुए का बहुत बड़ा सबूत। न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं करना चाहता पाकिस्तान, चाहे उसकी देश की जनता भूखी मर जाए, गरीबी से तड़पती हुई मर जाए, लेकिन समझौता नहीं करेगा पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी एक और खबर की, जहां पर पाकिस्तानी पूर्व वित्त मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है। कहा अगर श्रीलंका के रास्ते पर चले तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। बता दें पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने किसी भी तरह के लोन रिस्ट्रक्चर के खिलाफ चेतावनी दी है। उनका दावा है कि इस तरह के किसी प्रयास का पाकिस्तान
की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ेगा, जो पहले से ही इतिहास में अपने सबसे खराब संकट से जूझ रहा है। इस्माइल ने कराची में एक इंटरव्यू के दौरान बिजनेस रिकॉर्डर से कहा कि इसके नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा हैं। पिछले साल सितंबर में मिफ्ता इस्माइल को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया गया था। फिलहाल पाकिस्तान की आर्थिक कमान इशाक डार के हाथों में है, जो हर मोर्चे पर विफल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इस रास्ते को अपनाने वाले देशों जैसे श्रीलंका को इसे पूरा करने में कुछ समय लगा। पहले साल के दौरान श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद 10% कम हो गया। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें 2-3 साल लगते हैं तो हमारी जीडीपी सिकुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉलर मूल्य वाले लोन पर पाकिस्तान का ब्याज भुगतान कम है और उनके लेनदारों की प्रकृति के कारण ज्यादा लोन का रिस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हाल हमने भी किया श्रीलंका की तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान के मंत्री ने बयान दिया है दोस्तों, लेकिन भारत ने जो बात कही है और जो रास्ता दिखाया है पाकिस्तान को, वो पत्थर की लकीर आज भी बनी हुई है दोस्तों। भारत ने हमेशा से कहा है कि आतंकवाद को पूरे तरीके से नष्ट कर दो, आतंकवाद मुक्त बन जाओ, अगर तुम्हारी परेशानियां दूर ना हो तब कहना। और दोस्तों ये वास्तव में है और ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि उसकी गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी और महामारी का सबसे बड़ा कारण आतंकवाद ही है। उसके बावजूद भी अब पाकिस्तान के हाथ में नहीं दोस्तों कि वो पाकिस्तान आतंकवादियों को पाकिस्तान से मुक्त कर सके, क्योंकि पाकिस्तान जाना ही उस नाम से जाना जाता है। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों बात करें एक और खबर की, जहां नरेंद्र मोदी है नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार। विदेशी स्कॉलर ने जताई उम्मीद। बता दें, नोबेल पीस प्राइज कमेटी के सदस्य एसले तोय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ी संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। पीएम मोदी के शासन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीति के कारण भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना तय है और युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी सबसे भरोसेमंद नेता हैं और केवल वे ही शांति स्थापित कर सकते हैं। पीएम मोदी के शांति प्रयासों की सराहना उन्होंने रशिया यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल न होने देने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की। बता दें, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने कहा है कि दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारत का महाशक्ति बनना तय है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत ने किसी मामले में हल्ला नहीं मचाया और ना ही किसी को धमकाया। उसने हमेशा अपनी बात दोस्ताना तरीके से की है। हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी अधिक आवश्यकता है। भारत दौरे पर आए नोबेल समिति सदस्य ने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना तय है। दुनिया भर के नेता मानते हैं कि पीएम मोदी का लोहा वास्तव में कठोर है। पीएम मोदी की ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में वो एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी की सराहना एक बार करते हुए कहा था कि पीएम मोदी पूरी तरह से सही थे जब उन्होंने रशिया को लेकर कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेताओं की सूची में नंबर 1 जगह पर कई बार बन चुके हैं और आज भी वो नंबर 1 है। अब ऐसे में उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं और इस पर हम निरंतर ध्यान लगाए हुए हैं और जब भी मौका मिलेगा हम इस पर कार्य करेंगे और मोदी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अवश्य सोचेंगे, विचार करेंगे। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नोबेल शांति पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए तो दोस्तों कमेंट में भारी मात्रा में ये बात लिखिएगा और साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां अगले महीने भारत आ सकते हैं पीएम प्रचंड। विदेश मंत्रालय ने यात्रा की तैयारियां कर दी शुरू। जी हां दोस्तों, नेपाल से बड़ी खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अगले महीने अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आ सकते हैं। पीएम प्रचंड ने पिछली साल दिसंबर में तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, जिसके बाद उनकी ये पहली यात्रा होगी। हालांकि उनकी भारत की यात्रा आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी बाकी है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति, कृषि और वायु सेवा पर बातचीत भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत में प्रमुखता से शामिल होगी। प्रधानमंत्री प्रचंड के करीबी सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री को प्रतिनिधि सभा से विश्वास मत मिलने के बाद तारीख तय की जाएगी। निकट भविष्य में उनकी भारत यात्रा जल्द होगी। एक सूत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा विश्वास मत हासिल करने और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद ये दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि पद संभालने के बाद वो अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आएंगे। प्रधानमंत्री 20 मार्च को संसद से विश्वास मत मांग रहे हैं। काठमांडू पोस्ट अखबार ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है।
बहरहाल दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या विश्वास मत जीत पाएंगे पीएम प्रचंड? अगर जीत ही नहीं पाए दोस्तों तो भारत आना तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पीएम ही नहीं रहेंगे। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां भारत में स्थिति पाकिस्तान से अलग नहीं, भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है। बता दे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बृहस्पतिवार को कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी तरह यहां भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नित केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यहां पार्टी मुख्यालय में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लोगों को हो रही परेशानियों से चिंतित हैं। मुफ्ती ने पाकिस्तान में सत्तारूढ़ दल की पीटीआई प्रमुख की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी की योजना को लेकर हालिया घटनाक्रम से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ये यहाँ यानी भारत में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में भी स्थिति अलग नहीं है, यहाँ वर्तमान मनीष सिसोदिया के कविता और पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव भी जेल में बंद है और शिवसेना नेता और अन्य को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक शिव मंदिर की अपनी हालिया यात्रा और वहां एक अनुष्ठान का बचाव करते हुए कहा, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब बसती है और इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल दोस्तों, महबूबा मुफ्ती के बयान कैसे होंगे ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। और ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर दोस्तों, जिसको पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया है दोस्तों, कह दिया है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वही भारत में भी हो रहा है, यानी भारत पाकिस्तान एक समान बताया गया है। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा आप लोग जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती को। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान मुद्दे पर अरिंदम बागची ने दे दी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी कसा तंज। बता दें शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान को भी न्योता दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक निमंत्रण पर कोई फैसला नहीं किया है और इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि एससीओ अध्यक्ष के रूप में हमने सभी एससीओ सदस्यों को अंतर सरकारी आयोजनों के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान ने निमंत्रण स्वीकार किया है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी तंज कसा है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये विदेश नीति के तहत है, इस पर संसद में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विदेश नीति को अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए भारत सरकार के प्रयास हमेशा मौजूद हैं। बहरहाल बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां टिकटॉक बैन को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां भारत, अमेरिका, कनाडा, ताइवान, बेल्जियम और डेनमार्क के बाद अब ब्रिटेन यानी यूके में भी टिकटॉक बैन हो गया है। जी हां दोस्तों, भारत, अमेरिका, कनाडा, ताइवान, बेल्जियम और डेनमार्क के बाद अब ब्रिटेन ने भी गुरुवार को शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी फोन में सुरक्षा के आधार पर चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की घोषणा की है। अब से ब्रिटेन में सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी यूके सरकार के फैसले से निराश है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन ने चीन के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया वीडियो एप्लीकेशन को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और सरकारी डिवाइस में इसे प्रतिबंधित किया गया है। ब्रिटेन कैबिनेट कार्यालय मंत्री ओलिवर डाउडेन ने संसद में कहा कि टिकटॉक पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया गया है। डाउडेन ने सांसदों से कहा कि इस तरह के जोखिम वाले एप्लीकेशन से सरकारी डेटा और सूचनाओं को खतरा है। अब ऐसे में सब में बड़ी बात दोस्तों इस खबर को लेकर यही है कि भारत ने जो फैसला लिया दोस्तों टिकटॉक को बैन करने का, उसके बाद पूरे विश्व के देशों ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए भारत को ठीक ठहराया और वो भी एक्शन लेने लगे और टिकटॉक को बैन करने लगे। दोस्तों ऐसे में एक चीज तो क्लियर होता है कि भारत ने जब भी जो फैसला लिया है वो फैसला कभी भी गलत नहीं हुआ है दोस्तों, और वो पत्थर की लकीर बन गई है। ऐसे में कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां इमरान खान को तगड़ा झटका, इस्लामाबाद कोर्ट में याचिका खारिज, 18 मार्च तक गिरफ्तारी का दिया आदेश। बता दें इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद कोर्ट से उनको तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही 18 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया गया है। पूर्व पीएम ने यह याचिका अरेस्ट वारंट खारिज करवाने के लिए दायर किया था। उनके खिलाफ यह अरेस्ट वारंट तोशाखाना केस में जारी हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से जुड़ी इस याचिका पर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया। जज ने कहा कि पूर्व पीएम को 18 मार्च से पहले गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि यह फैसला कानून के हर पहलू को देखकर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने इमरान खान और उनके समर्थकों को भी लताड़ा है और कह दिया है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया इन दोनों ने। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि पुलिस और इमरान खान के उद्दंड समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़पों ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की छवि को धूमिल किया है। साथ ही कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी को देश के राष्ट्रीय प्रतीक मीनार पाकिस्तान के पास रैली करने से रोक दिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी ड्रोन पर गिराया, फ्यूल खराब होकर ब्लैक सी में गिरा। बता दें, अमेरिका और रशिया के बीच ड्रोन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने मंगलवार को आरोप लगाया कि एक रूसी लड़ाकू जेट ने और टोही मिशन के दौरान उसके एक रीपर ड्रोन को मार गिराया, जिसकी वजह से वो ब्लैक सी में गिर गया। लेकिन रशिया ने इस बात से इनकार किया है कि उसने जानबूझकर ड्रोन को नीचे गिराया। लेकिन अब अमेरिका ने एक वीडियो जारी करके रशिया के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने 42 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रीपर ड्रोन उड़ रहा था, तभी पीछे से एक रूसी लड़ाकू विमान आया और उसने ड्रोन पर फ्यूल डाल दिया, जिसकी वजह से वो खराब हो गया और समुद्र में जा गिरा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि यह जानबूझकर किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने बयान जारी करके कहा कि जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून उड़ान की इजाजत देते हैं, वहां अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट उड़ाता रहेगा। ये रशिया के ऊपर है कि वो अपने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित और सही तरीके से संचालित करे। ड्रोन गिराने की घटना को अमेरिका ने रशिया की लापरवाही और गलत रवैया करार दिया है। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों रशिया का कहना है, यानी रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने भी अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ बातचीत के दौरान अमेरिका पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा रशिया की जासूसी की जा रही है और अब ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से लड़ाकू विमान से ड्रोन टकराने की घटना हुई। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कभी सीएए के विरोध में दिया था बयान, आखिर कौन है एरिक गारसेटी, जिन्हें यूएस ने बनाया भारत में राजदूत। बता दें, अमेरिका ने आखिरकार 2 साल बाद भारत में अपने स्थायी राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी को जो बाइडेन का वफादार माना जाता है। 9 साल तक लॉस एंजल्स का मेयर रह चुके एरिक गारसेटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जब सीएए कानून बनाया था तो गारसेटी ने इस पर चिंता जताई थी। साल 2021 में गारसेटी ने अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन यानी सीनेट को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर वो भारत में राजदूत नियुक्त होते हैं तो वो सीएए के संबंध में कथित मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाएंगे। गारसेटी के राजदूत नियुक्त होने की घोषणा के बाद से गारसेटी का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्लिप के सामने आने के बाद से लोग गारसेटी और जो बाइडेन सरकार की आलोचना जमकर कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, गारसेटी के भारत में राजदूत बनाने को लेकर आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? दोस्तों, क्या होगी आपकी राय? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां तालिबान राजनयिक पहली बार भारत में लेंगे ट्रेनिंग। विदेश मंत्रालय ने कहा हमारी नीति में बदलाव नहीं। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के अधिकारी पहली बार भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी ITEC के तहत आयोजित 3 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम प्रशिक्षण 17 मार्च को पूरा हो जाएगा। ITEC विदेश मंत्रालय का प्रमुख रिसोर्स सेंटर है। हालांकि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये काबुल में तालिबान सरकार के प्रति नई दिल्ली की नीति में बदलाव को नहीं दर्शाता है। वर्तमान में भारत सरकार की काबुल में आधिकारिक राजनयिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन जुलाई 2022 में भारत ने काबुल में अपने दूतावास को तकनीकी मिशन के रूप में फिर से खोल दिया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बड़ी फजीहत, पालतू कुत्ते को बिना चेन पार्क में घुमाया। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की पालतू कुत्ते की वजह से फजीहत हुई है। वे सेंट्रल लंदन के हाइड पार्क में अपने कुत्ते को बिना चेन के घुमा रहे थे, जबकि पार्क में साफ संकेत है कि वन्य जीवों को टहलाने के लिए उन्हें चेन से बांधना जरूरी है। पुलिस ने उन्हें जब इस तरह कुत्ते को घुमाते देखा तो प्रधानमंत्री को नियमों की याद दिलाई। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पीएम ट्रूडो ने कनाडा चुनाव में चीनी हस्तक्षेप की जांच के लिए विशेष अधिकारी किया नियुक्त। बता दें, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पिछले 2 चुनाव में चीनी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच के लिए बुधवार को एक पूर्व गवर्नर जनरल को विशेष जांचकर्ता नियुक्त किया। ट्रूडो ने बुधवार को घोषणा की है कि डेविड जॉनसन विशेष जांचकर्ता की भूमिका निभाएंगे। जॉनसन ये तय करेंगे कि इस मामले में सार्वजनिक जांच की आवश्यकता है या नहीं। ट्रूडो ने कहा कि वो जॉनसन की सिफारिशों का पालन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और
बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लंदन वाली स्पीच पर रार जारी, राहुल गांधी के बाद भाजपा की बारी, खूब बोला जमकर हमला। बता दें लंदन वाली स्पीच पर लग रहे आरोपों का संसद में जवाब देने का मौका न मिलने के राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने जवाब दिया है। राहुल के आरोपों के जवाब में भाजपा की ओर से रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश को फिर से गुमराह करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र की परीक्षा है, लेकिन वो कैसे वायनाड से जीत गए, मामूली अंतर से हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनी, तो ये भारत का ही लोकतंत्र था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम राहुल गांधी की माफी की मांग पर कायम रहेंगे और देश भर में प्रचार करते रहेंगे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को वाकई में माफी मांगनी चाहिए या नहीं, आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीनियर सिटीजन को मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। अब हर महीने मिल पाएंगे इस तरीके से 70,000 रुपए। वित्त मंत्री ने किया है बड़ा दावा। दोस्तों बता दें क्या स्कीम है गवर्नमेंट की। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से कई सरकारी स्कीमें चलाई जा रही है। सरकार ने सीनियर सिटीजन को कई तरह की सुविधाएं दी है। फिलहाल मोदी सरकार ने अब वरिष्ठ नागरिकों को 70,500 रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों कैसे आप इसका फायदा ले पाएंगे वो हम आपको बता दें। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। इस समय पर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, डाकघर मासिक आय योजना यानी पोमिस, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र यानी MSSC और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY जैसे कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें निवेश करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन सभी योजनाओं में अगर आप 1.1 करोड़ रुपए यानी 1,10,00,000 रुपए का निवेश करते हैं तो एक वरिष्ठ नागरिक जोड़े को लगभग 70,500 रुपए की मासिक आय अर्जित होगी और यह सुनिश्चित रिटर्न है। अगर 30 लाख तक का निवेश कर पाएंगे दोस्तों, यानी ज्वाइंट अकाउंट में 60 लाख तक जमा करते हैं तो इस पर 8% की दर से ब्याज का फायदा भी मिल पाएगा। ये सारी स्कीम गवर्नमेंट की है और वित्त मंत्री जी ने इसका घोषणा किया है। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।